लॉजिकल टाइम स्केल को आप जब समझ जाएंगे तो इसकी मदद से पृथ्वी के इतिहास को भी आप समझ जाएंगे। अर्थात पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए यानी पृथ्वी किस तरह से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद किस तरह से इस पर महासागर महादेश का निर्माण हुआ, फिर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति पर्वत पहाड़ का नदी झरने का कैसे निर्माण हुआ, फिर आप इस पर मानव सभ्यता कैसे आई, अन्य जीवों का विकास कैसे हुआ, ये सारी बातों को आप समझ पाएंगे अगर जूलॉजिकल टाइम स्केल को समझ जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये जूलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, तो यह भी एक प्रकार का कैलेंडर है। कैलेंडर बोले तो आपको समझ में आएगा कि कैलेंडर तो हमारे घर में टंगी हुई होती है, क्या वही कैलेंडर है? नहीं, वो कैलेंडर और इस कैलेंडर में बहुत का अंतर है। उस कैलेंडर में यानी जो हमारे घरों में टंगी होती है, उस कैलेंडर में समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1000-2000 वर्ष की बात करते हैं, जबकि अगर ये कैलेंडर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ करोड़ में, लाख में, अरब में हम लोग बात करते हैं। अर्थात जो हमारे धरती के इतिहास की अगर बात करें तो धरती पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति और जो परिवर्तन हुए हैं वह बहुत शिथिल अवस्था में बहुत धीरे धीरे हुए हैं, और ये 1000-2000 के कालक्रम में किसी भी घटना को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो हमको यह आवश्यकता पड़ी कि हम एक ऐसे समय सारणी के आविष्कार करें जिसमें हम पृथ्वी के विभिन्न कालखंडों को बांटकर उसके विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण की अवधि और जीवों के निर्माण की अवधि और उसकी विशेषताओं को समझ पाएँ। तो इसलिए हमारा क्या किया गया कि जूलॉजिकल टाइम स्केल आया, और इसके तहत से हम बहुत सारे कालों में बहुत सारे जीवों की, बहुत सारे स्तर रूपों की, सबकी हम लोग व्याख्या कर पाते हैं। अब है कि ये हमारे घर के कैलेंडर से और किस प्रकार से भिन्न है, तो और किस प्रकार से समानता है। तो मैंने ये एक बात बताया कि ये हमारे घर में जो कैलेंडर है उसमें 1000 में समय की गणना कर सकते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की बात करते हैं। वहाँ का समय सारणी छोटा छोटा होता है, समय के मात्रक छोटे होते हैं, यहाँ बहुत बड़े होते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस तरह से आप घरेलू कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं और उसमें सभी बातों को समझ पाते हैं, ठीक इसी तरह से इस कैलेंडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात आएगी कि ये कैलेंडर आपने कहीं कहीं पर अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपका माइंड हौच-पौच कर जाता होगा और कहता होगा कि ये बहुत क्लिष्ट है, बहुत टफ है, हमसे ये याद नहीं हो पाता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे आप साल याद रखते हैं, उसके 12 महीने याद करते हैं, उसी तरह से ना आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप यहाँ पर 16 महीने याद रखिएगा। यानी हम ये कहेंगे कि ये 16 टर्म आप याद रख लेंगे। बाकी के इधर के टर्म अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सारे कंपटीशन के सवाल और आपकी समझ जो यहीं से विकसित हो जाएंगे, और इसी की विशेषताओं को आप पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पृथ्वी की पूरी इतिहास को आप समझ सकते हैं। तो अब इसको सरल बनाने के लिए हम कैसे याद रखने की कोई टेक्निक ट्रिक अप्लाई करें, तो इसके लिए हम आप सीधा सा आपको हम 3 बात बताएंगे जो हमारे घर के कैलेंडर में होते हैं। ठीक है ना? आप घर के कैलेंडर में देखते हैं क्या कि एक समय का बड़ा मात्रक होता है जो कैलेंडर में बताता है, वो होता है साल यानी वर्ष। जैसे अभी हमारा घर का कैलेंडर है 2024 इंडिकेट कर रहा है, यानी हमको ये बता रहा है कि 2024 साल चल रही है। इस 2024 साल में वो दूसरा भी बात बता रहा है कि फरवरी महीना चल रही है, यानी साल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, उसको हम लोग महीना कहते हैं। और फिर उस महीने में भी 30 दिन 28 दिन 31 दिन होते हैं, यानी उसको भी छोटे छोटे कालखंडों में बांटे हैं समय में, उसको हम लोग दिन कहते हैं। यानी यहाँ भी 3 बातें हैं। क्या बात? कितनी बातें हैं? 3 बातें। हमारे घर के कैलेंडर में भी 3 बातें हैं, एक वर्ष है, एक महीना है और एक डेट है, डे है, तारीख है। उसी तरह से इस समय सारणी में भी आप 3 बात को समझ सकते हैं। पहले को हम लोग ईरा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महाकल्प। दूसरे को कहते हैं पीरियड, इसको हिंदी में कहते हैं कल्प। और तीसरों को कहते हैं इपोक, इसको हिंदी में कहते हैं युग। आप इस बात को समझ में आ गया? 3 आपका साल, महीना, दिन। उसी तरह से यहाँ ईरा, पीरियड, इपोक, हिंदी में कहेंगे महाकल्प, कल्प, युग।
ठीक है, ये बात को आप समझ गए। तो आप अगर ऐसे भी नहीं समझ पाए तो एक और उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप 5 कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, फिर उस 5 कॉलेज में क्लास अलग अलग होंगे, फिर उस क्लास में अलग अलग सेक्शन होंगे। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि इधर अगर 5 है तो मान लीजिए कि ये 5 कॉलेज है, उसके ये क्या है, क्लास हो गए, और उसके भी ये सेक्शन हो गए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से याद रख लेंगे। यानी यह जो इधर का है ये बहुत बड़े समय को बताने वाला होगा, बड़े काल अवधि को बताएगा, ये जो होगा उससे छोटे को बताएगा, और ये जो होगा उससे के कई छोटे छोटे खंड होंगे। अर्थात कई युग मिलकर एक पीरियड बनाएंगे, कई पीरियड मिलकर एक ईरा बनाएंगे। यानी सबसे बड़ा मात्रक ईरा यानी महाकल्प, उससे छोटा पीरियड यानी कल्प, और उसके अंदर भी होंगे युग यानी इपोक होंगे। यह युग जो है ना, यह आपका द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग वाला बात में नहीं आइएगा। यहाँ किसी हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक रीजन से हम लोग देख रहे हैं। इसको जानकर हम लोग यह जान पाएंगे कि पृथ्वी पर किस तरह से हम लोग का कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर हम इस बात को अगर समझ गए होंगे तो मैं अब आपको लेकर चल रहा हूँ। मैंने इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 2 एक्स्ट्रा बातें भी मैंने घुमा दिया हूँ, रख दिया हूँ, इसमें शामिल कर दिया हूँ, एक बिग बैंग थ्योरी को और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को। तो मैं वहाँ से ही लेकर आपको चल रहा हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई उससे पहले इस ब्रह्मांड में और क्या हुआ था। तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अगर हम लोग जाकर अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोग ये देख पाते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक जगह थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अति सघन हाई डेंसिटी वाला एक सब्सटेंस था, एक पदार्थ था, ठीक है ना, जिसका आयतन सूक्ष्म था और उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है ना, उसको महाविस्फोट कहा जाता है, बिग बैंग कहा जाता है। और यह जो बात बताया जा रहा है ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो दिया गया है जॉर्ज लेमेटर के द्वारा। तो यहाँ पर ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार आदि काल में, आरंभिक काल में एक अति सघन अति घनत्व वाला एक सूक्ष्म पदार्थ में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे कई टुकड़े निकले और धीरे धीरे करके उससे कई आकाशीय पिंड बने और ये दृश्यमान ब्रह्मांड बना, जो हम ब्रह्मांड की यूनिवर्स की चर्चा करते हैं। तो ये घटना घटने के बाद इसी के एक साइड में, एक कोने में, एक क्षेत्र में एक और घटना, इसी के परिणाम स्वरूप एक और घटना घटती है, जिससे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, सौर परिवार का निर्माण होता है। और इस सौर परिवार का निर्माण का कहने का मतलब कि सूर्य का निर्माण होता है। और यह घटना कब घटती है? यह 5 अरब वर्ष पहले होती है। अर्थात इस निष्कर्ष से हम यह निकाले कि आज से 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? सूर्य का निर्माण हुआ। और उसी सूर्य के निर्माण से, अर्थात सौर परिवार के निर्माण से हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ आज से 460 करोड़ वर्ष पहले। अर्थात सौर परिवार का ही अंग है हमारा एक पृथ्वी। तो अब पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। अब पृथ्वी के निर्माण होने के बाद अब हम लोग यह देखने चलेंगे कि पृथ्वी के निर्माण होने के बाद पृथ्वी किस तरह से वो क्या होता है कि अपने रूप बदलता है, और एक धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के बाद महाद्वीप, महासागर, फिर क्या होता है सागर में जीव, फिर स्थल पर जीव, फिर पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव, फिर दूसरी तरफ से अजैविक घटक बनते आए, वायुमंडल का निर्माण, फिर गैसों का निर्माण, फिर आपके क्या कर सकते हैं कि पर्वत, पहाड़, झील, झरने, नदी आदि का निर्माण, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण, स्थलाकृति का निर्माण, लैंडफॉर्म्स का निर्माण, विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण, ये सब प्रक्रियाएं हुई और यह होते होते आज के आधुनिक युग तक आ गई। और जिसको हम विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इसको हम लोगों ने साबित किया है कि ऐसा संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। कहेंगे कि अब ये
कैसे हम जान पाएँ? तो पृथ्वी पर जो चट्टान मिलती है उस चट्टान की संगठन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, और फिर उसकी संरचना कैसी है, लेयर कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इसके डिटेल अध्ययन से और ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्रोतों के अध्ययन से यह निर्णय लिया गया कि इस कालखंड में यह घटना घटी है और उसका समराइज करके पूरी बातों को एक जगह सारणीबद्ध कर दिया गया, और वही सारणीबद्ध जो है आपका यह जूलॉजिकल टाइम स्केल है। क्लियर? अब आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी मैंने बता दिया, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है ना। सोलर सिस्टम 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, ये दो बातें हो गई। अब हमारा पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर अगर हम लोग आते हैं तो इसका जो पहला जो है महाकल्प शुरू होता है वो हेडियन होता है। अब इस हेडियन महाकल्प में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसका समय जो है 4.8 अरब वर्ष पहले है। मतलब आप ये समझिए कि आज से 4.8 अरब वर्ष पहले, यानी हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के कुछ वर्ष बाद, ठीक है ना, यानी 4.8 अरब वर्ष बाद, यानी आज से पहले, बाद नहीं, आज से पहले, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का निर्माण हुआ। तो हम इस टाइम स्केल के पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके हेडियन एक युग हुआ, और इसका पीरियड नहीं बांटा गया है, इपोक नहीं बांटा गया है। इसमें 4.8 अरब वर्ष पहले का काल है। इसमें महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ, आपको यहाँ याद रखना है। अगर आपसे पूछे कोई किस युग में महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ, तो हेडियन युग में हुआ। कितना वर्ष पहले? तो 4.8 अरब वर्ष पहले। क्लियर? अब इसके बाद जो आते हैं आर्कियोजोइक के। एक्चुअली आर्कियोजोइक का मतलब होता है कि हम लोग प्राणी वाला भी कह सकते हैं। प्राणी कहने का मतलब है कि ये वैसे काल के तरफ अब यहाँ से हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ से जीव की उत्पत्ति का काल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम ऐसे काल की तरफ, ऐसे समय की तरफ, हम युग की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे जहाँ से जीव की उत्पत्ति की भी बातें आरंभ होगी। अर्थात अगर हम लोग ये देखें कि हेडियन और बिग बैंग ये तीनों की बात करें, बिग बैंग, सोलर सिस्टम और हेडियन की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अजोइक ईरा। अजोइक ईरा का मतलब हुआ कि ऐसा समय, ऐसा महाकल्प जो जीव विहीन था, अर्थात इसमें कोई भी जीवन नहीं था, यानी पृथ्वी तल के किसी भी हिस्से में कहीं कोई जीव के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, इसको बढ़कर आते हैं तो आर्कियोजोइक ईरा शुरू होता है। आर्कियोजोइक ईरा जो शुरू होता है, ये आर्कियोजोइक ईरा की अगर हम लोग बात करें तो यह आज से 3.8 अरब वर्ष पहले था, और यह जीव की उत्पत्ति समुद्र में माना जाता है। और यह माना जाता है कि यह मतलब आर्कियोजोइक ईरा में जो आज से 3.8 अरब वर्ष पहले था, और वो हम यह कह सकते हैं कि आर्कियोजोइक ईरा जो था वह आपका 4.8 अरब से 3.8 अरब के बीच के इतना, यानी जो ये समय गैप दिया गया है उसके बीच वाले समय को बताया गया है, उसमें वो काल रहे हैं। तो आज से 3.8 अरब वर्ष पहले जो काल था, उसको समय था, उसको आर्कियोजोइक ईरा कहते हैं, आर्कियोजोइक महाकल्प कहते हैं। इस महाकल्प की खासियत यह है कि यह जीव की उत्पत्ति का आरंभ का प्रथम काल था। इससे पहले जीव विहीन काल थे। अब सवाल है कि इस समय में जीव कहाँ थे? स्थल पर थे क्या? नहीं थे, सिर्फ समुद्री क्षेत्र में थे। अब यह है कि क्या इसका जीवाश्मिक प्रमाण है? नो, देयर इज नो एविडेंस। कोई एविडेंस, कोई भी प्रूफ, प्रमाण नहीं है। यानी इस काल में जीवन था समुद्री क्षेत्र में, यह हम बात स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका जीवाश्मिक प्रमाण हमको नहीं मिला है। अब आते हैं प्रोटेरोजोइक ईरा, ठीक है ना, प्रोटेरोजोइक ईरा। अब ये प्रोटेरोजोइक ईरा जो है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोटेरोजोइक ईरा की अगर हम बात करें तो ये 2.5 अरब वर्ष पहले था।
समय आगे धीरे धीरे ऊपर से कम होते जा रहा है, मतलब आधुनिक के समय अभी के तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इसमें परतदार चट्टानों में जीवाश्मिक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, यानी मिले हैं। अगर हम लोग ये बात करें कि प्रोटेरोजोइक इरा की अगर हम बात करें तो इसमें हमने यह देखा है कि जीव थे और जीवाश्म प्रमाण भी मिले हैं परतदार चट्टानों में, ठीक है ना। परतदार चट्टानों में जीवाश्म प्रमाण मिले। जीवाश्म प्रमाण कहने का मतलब है कि उस समय जो जीव थे उसके कुछ न कुछ शरीर के अवशेष हमको प्रूफ के प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर मिले हैं। जबकि आर्कियोजोइक इरा में जो जीव थे उसके कोई जीवाश्मिक प्रमाण नहीं थे। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा पैलियोजोइक इरा। अब यहाँ से अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये पैलियोजोइक इरा के आएंगे, और पैलियोजोइक इरा से एक पीरियड का नाम शुरू होता है, इसको हम लोग प्राइमरी पीरियड कहते हैं, प्राथमिक कल्प कहते हैं। फिर मेजोजोइक इरा आएगा, उसको हम लोग सेकेंडरी द्वितीय कल्प कहते हैं। फिर सीनोजोइक आएगा जिसको टर्शियरी कहते हैं, और फिर नियोजोइक आएगा जिसको क्वाटरनरी कहते हैं, चतुर्थक काल कहते हैं, चतुर्थक कल्प कहते हैं। प्राथमिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं वो हमारा शुरुआती होता है, तो उसी तरह से या प्राइमरी जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक जीवों के विकास का क्रम शुरू होता है, और ये इसको हम लोग प्राथमिक प्राइमरी पीरियड कहते हैं। यहाँ से इस प्राथमिक पीरियड के एक जो है युग है जिसका नाम है आपका कैम्ब्रियन, इसका नाम है क्या, कैम्ब्रियन। और यह कैम्ब्रियन युग जो था 57 करोड़ वर्ष पहले था इस धरती पर, और कैम्ब्रियन युग का जो कालक्रम है 57 करोड़ वर्ष पहले है। और इससे पहले के ये प्रोटेरोजोइक इरा या इससे ऊपर तक के जो कालखंड को है इसको प्री कैम्ब्रियन स्टेज कहते हैं। तो आपको कभी कभी माइंड में हौच-पौच होगा कि ये कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन वाला क्या टॉपिक है, ये कौन सी बात है। कभी कभी एजोइक इरा भी कहीं मिल जाएगा। तो एजोइक इरा ये हेडियन सोलर सिस्टम और बिग बैंग को कहते हैं, जीवन विहीन ब्रह्मांड। ये प्री कैम्ब्रियन क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन से पहले यानी पैलियोजोइक से पहले, पैलियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये जो है पोस्ट कैम्ब्रियन है, यानी कैम्ब्रियन के बाद का है, और ये जो है कैम्ब्रियन से पहले का है। अब ये सोचिएगा कैम्ब्रियन से इसको डिवाइड क्या किया गया है, तो आप यहाँ पर एक आप ऐसे सोच सकते हैं कि कैम्ब्रियन जो है ना एक ऐसा कालक्रम आता है जहाँ से जीवों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, और या कह सकते हैं कि जीवों के विकास का एक अद्भुत संसार यहाँ से आरंभ होता है, और इससे पहले जीवों का संसार नहीं था। यानी जैविक वातावरण का विकास होना आरंभ बड़े पैमाने पर होता है, यानी एक डिवाइडर की तरह है, विभाजक की तरह है ये काल। तो इससे पहले के काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन, और यहाँ से हम लोग कहेंगे कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन। अब इसमें पैलियोजोइक इरा आएगा, पैलियोजोइक महाकल्प आएगा। पैलियोजोइक महाकल्प को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या करेंगे कि इपोक में बांटेंगे, ठीक है ना, यानी युग में बांटेंगे। और इसमें पहला युग होगा कैम्ब्रियन युग, दूसरा युग होगा ऑर्डोविशियन युग, तीसरा होगा सिल्यूरियन युग, चौथा होगा डेवोनियन युग, पांचवा होगा कार्बोनिफेरस युग, और छठा होगा पर्मियन युग। अब ये थोड़ा थोड़ा इसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं कि किस युग में क्या हुआ। अगर हम लोग इसमें बात करें, अगर हम लोग ये कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ, तो ये कैम्ब्रियन युग का आज से 57 करोड़ वर्ष पहले, 57 करोड़ ईयर्स अगो, तो ये स्थल पर जीव नहीं थे, समुद्र में बिना रीढ़ वाले जीव आ गए थे। यानी ऊपर कौन जीव कहाँ था ऐसा कुछ आपको नहीं प्रमाण मिल पा रहा है, और थोड़ा थोड़ा जीवाश्म प्रमाण आपको प्रोटेरोजोइक इरा में मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर 57 करोड़ वर्ष पहले जो है कैम्ब्रियन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो आप स्थल पर जीव नहीं थे। अब यहाँ से ये भी बात जान लीजिए कि जब पहली बार धरती पर जीव आया तो वह स्थल पर नहीं, समुद्र से आया। यानी हम ये भी देख सकते हैं कि भी हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है मत्स्य युग पहला पुराण है, यानी पहले जीव धरती पर मत्स्य के रूप में आया। यहाँ से एक इंडिकेशन ये मिलता है कि वो मत्स्य यानी पानी में आया, यानी पानी से ही जीवों की उत्पत्ति आरंभ मानी जाती है, जो हमारा साइंस भी यही कहता है।
तो हमारा स्थल पर जीव नहीं थे और समुद्र में बिना रीढ़ वाले, रीढ़ युवा की ये जो हड्डी होती है उसकी नहीं थी, और ऐसे जीव हमारे समुद्र में आ गए। अब है ऑर्डिवोशियन युग। ये ऑर्डिवोशियन युग को मत्स्य युग भी कह सकते हैं। मछली आया, पहली बार मछली आया, ठीक है ना, इस धरती पर पहली बार मछली आया। तो आप देख सकते हैं कि बिना रीढ़ वाले जीव आए और उसमें पहले भी आए हमारा, और उसके जस्ट थोड़ा बाद आपका मछली आ जाता है। तो इसीलिए मत्स्य पुराण भी यही कहता है कि पहले हमारा क्या है, मछली आया। एनीवे, अब है सिल्यूरियन युग, ठीक है ना। सिल्यूरियन युग में जो है स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह मिले। स्थल पर भी अब जीव आ गया और वो पौधा के रूप में आया। एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता रहा हूँ, यह मैं जैविक विकास के कालक्रम के रूप में ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। आपको मैं जस्ट अवगत करा दे रहा हूँ इस सब के नाम से, समय से, और इसमें मैं ज़्यादा फोकस ये कर रहा हूँ कि कौन जीव कब आया और आज मानव कैसे आया है, मानव तक मुझे लेकर आना है, इस पर मेरा फोकस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देखें कि क्या है, पहली मछली आ गया ऑर्डिवोशियन युग में, फिर सिल्यूरियन युग में आपका 43.8 करोड़ वर्ष पहले था। स्थल पर जीव के प्रथम प्रमाण मिले जो पौधे के रूप में आज से 43.8 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर स्थल पर पहला जीव आया जो सिल्यूरियन युग कहलाता है, सिल्यूरियन युग कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के, यानी अगर हम लोग देखें कि जल से स्थल पर पहली बार जीव कब आया पौधे के रूप में, तो ये 43.8 करोड़ वर्ष पहले सिल्यूरियन युग में आया। अब इसके बाद में अगर हम लोग डिवोनियन युग की अगर हम लोग बात करें तो ये 40.8 करोड़ वर्ष पहले आया, ये युग था। और इस युग में अगर हम लोग देखें तो इसको मत्स्य युग कहते हैं। इसको स्पेशल मत्स्य युग नाम इसलिए दिया गया है कि इस समय में सभी जलीय क्षेत्रों में मछली जैसे जीवों का भरमार पाया गया, यानी इस तरह के जीव बहुत तायत में मिले, तो इसलिए इसको मत्स्य युग कहते हैं। फिर अगर हम लोग कार्बोनिफेरस का युग अगर हम लोग देखें तो कार्बोनिफेरस युग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक देखना है ये कि इस समय में ना धरती पर कई अलग अलग क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछ गई थी, ठीक है ना। और ये एक ऐसे कालक्रम के रूप में जाना जाता है जो आपके जीवाश्मिक ईंधन के निर्माण का काल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स के निर्माण की अवधि रहा है। कहने का तात्पर्य है जो आप पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करते हैं, खुदाई से जो नीचे से जो ईंधन प्राप्त आप करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह, इस सब का निर्माण जो हुआ है यह इसी काल में हुआ होगा। अब सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी काल के बारे में इतनी ही जानकारी छुट्टी है क्या? नहीं, आप अगर इसी को भूगोल विषय के अंतर्गत अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो हर एक कालखंड पर हर एक लेक्चर बन जाएगा और वह बहुत विस्तृत बनेगी और बहुत सारे बातें उसके अंतर्गत आएगी। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ संक्षिप्त परिचय कराकर मानव कैसे उत्पन्न हुआ और किस युग में आया इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। सब कुछ को एक जगह रखूँगा तो फिर ये ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि आपसे अगर एग्जाम में सवाल ये पूछे कि जीवाश्मिक ईंधन का निर्माण किस कालखंड में हुआ तो आप याद रखेंगे कार्बोनिफेरस युग में हुआ। और कार्बोनिफेरस युग प्राथमिक पीरियड की है और ये किस कल्प की है? महाकल्प की, तब पैलियोजोइक महाकल्प की। पैलियोजोइक महाकल्प के प्राइमरी कल्प में कार्बोनिफेरस युग में 36 करोड़ वर्ष पहले जीवाश्मिक ईंधन का निर्माण हुआ, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये प्राकृतिक गैस वगैरह का निर्माण हुआ। अब आते हैं इस प्राइमरी कल्प का सबसे अंतिम जो रहा वो युग, वो हुआ पर्मियन युग, जो 28.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ। और ये सरीसृपों का युग कहा जाता है। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलने वाले होते हैं। इस धरती पर जीव कई प्रकार के हैं, इसमें दो अति महत्वपूर्ण प्रकार है। हम देखें जीवों की, जंतु जगत की बात करें तो एक स्तनधारी है, मैमल्स है, और एक रेप्टाइल्स है जिसको हम लोग सरीसृप कहते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, अंडा देने वाले जीव होते हैं। और स्तनधारी का मतलब होता है बच्ची को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। जैसे हम मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी, ये सब हो गया हमारे स्तनधारी। और सांप, कछुआ, ये सब पक्षी, ये सब हो गए सरीसृप में आ गए। तो ये सरीसृप जीव का धरती पर उदय हो गया।
अगर अब इसको अगर देखें कि ये पहली जोइक ईरा के खत्म हो जाने के बाद आता है मेजोजोइक ईरा। मेजोजोइक ईरा को हम लोग सेकेंडरी द्वितीय के पीरियड कहते हैं और इसमें 3 युग आता है। इसमें कितने युग आते हैं? तीनों, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब ये ट्राइएसिक जो है युग, ये युग की अगर हम लोग बात करें तो 24.5 करोड़ वर्ष पहले आया और मेढक एवं समुद्री कछुआ का काल था। यानी इस काल में मेढक और समुद्री कछुआ बहुत विकास किया और यह काल इसी के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद जुरासिक, अब इसको समझे तो ये जुरासिक वर्ल्ड आप हॉलीवुड का फिल्म देखे होइएगा या जुरासिक से संबंधित अगर जैसे ही आपके वर्ड माइंड में अगर जुरासिक शब्द डाला जाता है तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा डायनासोर का। तो ये डायनासोर का काल यही है जुरासिक काल। तो अगर आज तक आप ये नहीं जानते हैं कि ये डायनासोर क्या है, किस काल में है, तो डायनासोर भी एक प्रकार का सरीसृप था, रेप्टाइल्स था, ठीक है। और ये सरीसृप कैसा सरीप था? विशालकाय, यानी बहुत बड़े सरीसृप थे। तो आप यह कह सकते हैं कि जुरासिक जो था ना, महाकाय सरीसृपों का युग था। जैसे डायनासोर उदाहरण में आप ले सकते हैं, यानी जुरासिक वर्ल्ड को आप, जुरासिक समय को आप ये कह सकते हैं जो 20.8 करोड़ वर्ष पहले था, जो 20.8 करोड़ वर्ष पहले था वो महाकाय सरीसृपों का युग है, जैसे डायनासोर वगैरह युग है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि क्रिटेशियस युग की अगर बात करें इसके बाद है तो 14.4 करोड़ वर्ष पहले आज से, यानी हम आज की तरफ बढ़ रहे हैं पहले से, ठीक है ना। तो 14.4 करोड़ डायनासोर का विकास हो गया। देखिए जुरासिक युग में डायनासोर का क्या हुआ? उदय हुआ और उसके जस्ट कुछ 5 से 6 करोड़ वर्ष के अंदर के बीच में क्या हुआ? क्रिटेशियस युग का आरंभ हुआ 14.4 करोड़ वर्ष पहले से। इसमें डायनासोर का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है और स्तनधारी का विकास होता है, पुष्पधारी पौधों का भी विकास हो जाता है। यानी अगर हम लोग क्रिटेशियस युग से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ से मैमल्स यानी स्तनधारी का विकास होता है, सरीसृप जो बड़े बड़े थे उनका विनाश होता है और पुष्प वाले यानी फूल वाले पौधे का भी विकास होता है। तो इस काल को हम लोग, ये क्रिटेशियस काल को हम ये जान सकते हैं कि इसमें डायनासोर जैसे विशाल सरीसृपों का नाश हुआ। दूसरा, स्तनधारी मैमल्स जीवों का क्या हुआ? उद्भव हुआ और साथ ही साथ पुष्पधारी यानी फूल वाले पौधे का भी विकास हुआ। अब अगर हम लोग इसको अगर मेसोजोइक को अगर देखने के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो है ईरा आता है, महाकल्प आता है, वो आता है सीनोजोइक, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? सीनेजोइक आता है और सीनेजोइक को ही टर्सरी काल बोलते हैं, ठीक है ना। टर्सरी कल्प बोलते हैं, तृतीय कल्प बोलते हैं। ये सब कल्प आप याद रखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। इससे आपको क्या होगा कि आगे चल के मैं हिमालय की उत्पत्ति, फिर अलग अलग जगहों पे मैं बताऊंगा। मानव की उत्पत्ति को मैं एक और क्लास लूँगा इस पर। दूसरा है कि पिकिंग मानव कहाँ है, जावा मानव क्या था, रामाफिथेकस क्या है, ये सारी चीज़ों पर मैं बात करेंगे ना, तो उसमें ये सब हम काल का जिक्र करेंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। टर्सरी काल जो है देखने के में अगर हम लोग देखने की बात करें तो ये सीनोजोइक के ईरा का पीरियड है और इसका अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 इसमें अगर देखें तो 5 युग होते हैं। इसमें हम पैलियोसीन पहले को कहेंगे, इसमें सीन लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ठीक है ना, ओलिगोसीन, फिर मायोसीन और प्लायोसीन, ये हमारा आएगा। तो ये हम अगर देखें पैलियोसीन को अगर 6.5 करोड़ वर्ष पहले, और ये पैलियोसीन युग जो था छोटे स्तनधारी जैसे चूहा आदि का विकास हो पाया, ठीक है ना। इसके बाद अगर इयोसीन की अगर हम लोग बात करें तो रैबिट्स एंड हेयर्स, खरगोश, खरहे जैसे जीव का भी विकास हो गया इयोसीन में। अब आते हैं ओलिगोसीन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से अब मनुष्य का आविष्कार होना आरंभ होता है। ओलिगोसीन, आप ओलिगोसीन तृतीयक महाकाय पीरियड में आता है। तो ओलिगोसीन जो 3.7 करोड़ वर्ष पहले था आज, वहाँ पर वानर का उद्भव हुआ। ये वानर आज के जैसे वानर नहीं थे, लेकिन वो मनुष्य से मिलता जुलता पहला जीव था। यानी पहली बार एक ऐसे जीव इस धरती पर विकसित हुए जो वर्तमान मनुष्य जैसा सदृश, यानी वर्तमान मनुष्य जैसा मिलता जुलता एक जीव था।
तो वो जीव जिसको हम लोग वानर कह सकते हैं, कपी कह सकते हैं, तो कपी के उद्भव का ये काल रहा तो 3.7 करोड़ वर्ष पहले ये रहा। अब इसके बाद आते हैं मायोसीन, 2.4 करोड़ वर्ष पहले वनमानुष का उद्भव यानी होमोनिड, ठीक है ना, वनमानुष यानी होमोनिड का यानी कपी का क्या हुआ कि उद्भव हुआ। और साथ ही साथ अगर पौधे में देखें तो मूल वाले पौधे यानी जड़ वाले पौधे विकसित होना आरंभ हो चुके थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि प्लायोसीन की अगर हम लोग बात करें जो आज से 50 लाख वर्ष पहले था, तो इस प्लायोसीन युग में अगर हम लोग देखने की बात करें तो आरंभिक मानव की पूर्वज यानी मानव की उत्पत्ति यानी जो बंदर की तरह हमारा जो दिख रहा था ना, वो बंदर की तरह नहीं बल्कि अब मानव की तरह उस बंदर से ही मानव जो आज का हम दिख रहे हैं, शुरुआत में जो मानव बना उस जैसा वो एक रूप का निर्माण होना आरंभ हुआ। यानी आरंभिक मानव के पूर्वज का विकास हो चुका था, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति यहीं से शुरू होगी। इससे पहले मानव जैसे सदृश वानर का या वनमानुष का उत्पत्ति हुआ, जिसको आप हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ओलिगोसीन से देख सकते हैं। लेकिन आप प्लायोसीन से ये कह सकते हैं कि आरंभिक मानव के जो पूर्वज थे उनका निर्माण आरंभ हो चुका था। अब अगर हम लोग इसको अगर युग को देखकर हटने के बाद अगर नियोजोइक देखें, नियोजोइक को हम लोग क्वाटरनरी हम लोग चतुर्थक कल्प कहते हैं। इसको हम लोग दो युगों में बांट सकते हैं, एक प्लेस्टोसीन और एक होलोसीन। अब प्लेस्टोसीन का काल जो रहा है 50 लाख वर्ष पहले, यानी 50 लाख से 20 लाख से 50 लाख से 20 लाख के बीच वाला जो 30 लाख वर्ष का समय रहा, यानी आज से 20 लाख वर्ष पहले जो थे वो आदि मानव आ गए। और इस प्लेस्टोसीन के युग के विकास के क्रम में, यानी इस प्लेस्टोसीन में मानव विकास के क्रम में आप अगर देखते हैं तो पहले आदि मानव आते हैं, फिर कुछ समय मिलने पर होमो इरेक्टस आते हैं यानी खड़ा होना शुरू करते हैं, और फिर आप उसके बाद देखते हैं तो बुद्धिमान मानव अर्थात होमोसेपियंस आ जाते हैं। तो होमोसेपियंस भी आप आ जाते हैं प्लेस्टोसीन युग आते आते, यानी आज से 20 लाख वर्ष पहले आते आते ये होमोसेपियंस का इसका उद्भव विकास हो चुका रहता है। अब अगर इसकी बात की अगर हम लोग बात करें कि होलोसीन की अगर हम लोग बात करें, इसका अगला जो युग है होलोसीन, जो आज से 25,000 वर्ष पहले, तो उसमें आधुनिक मानव का आविष्कार हो जाता है जो आज हम लोग हैं। इसको हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 13.7 अरब वर्ष पहले से लेकर आज के से 25,000 वर्ष पहले तक हमने एक समय सारणी का जिक्र किया और युगों का जिक्र किया, और इससे हम लोग बहुत सारे बातों को देखा और समझा। इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको यह बताएंगे कि इसी में से मानव के कालखंड को अलग हटा देंगे और उसमें पेकिंग मानव, रमाफिथेकस, क्रो-मैग्नन मानव कौन कहाँ किस काल में आए और कौन क्या थे, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।